पिछले वीडियो में हमने नेपोलियन द्वारा अपनाई गई महाद्वीपीय प्रणाली के ऊपर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि नेपोलियन ने एक तरीके से महाद्वीपीय प्रणाली जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो व्यापारिक या आर्थिक युद्ध लड़ा गया उसको महाद्वीपीय प्रणाली कहा गया। और आर्थिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड पर दबाव डालने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय प्रणाली शुरू की थी। इसके अंतर्गत उसने 1806 में बर्लिन के आदेश, इसके प्रत्युत्तर में इंग्लैंड ने ही 1806 में ऑर्डर्स इन काउंसिल, 1807 में फ्रांस ने मिलान के आदेश और 1810 में फ्रांस ने फोंटेनब्लू के आदेश जारी किए थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि चूंकि फ्रांस ने जो भी आदेश जारी किए उसकी नौसैनिक शक्ति या उनका नियंत्रण इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसके द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना पूर्णतः सुनिश्चित नहीं की जा सकी। जबकि इंग्लैंड ने ऑर्डर्स इन काउंसिल के अंतर्गत जो आदेश जारी किए थे अपनी सर्वोच्च नौसैनिक शक्ति के चलते उसने उनको ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट किया, और जिसका नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से फ्रांस के ऊपर पड़ा। और ये निश्चित है कि इसका आर्थिक नुकसान यद्यपि इंग्लैंड को भी उठाना पड़ा, लेकिन जो उद्देश्य नेपोलियन का था, जो पूरी तरह से उसकी आर्थिक नाकेबंदी कर देना चाहता था इंग्लैंड की, वो अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। और इसके फलस्वरूप नेपोलियन का अपने जो मित्र राष्ट्र थे या जो मित्र थे उसके, उनके साथ में उसका संघर्ष भी हम ये देखते हैं कि संबंध खराब हुए और संघर्ष उसका स्टार्ट हुआ। और इसी दृष्टि में चूँकि हमें पता है कि सबसे पहले पुर्तगाल, फिर स्पेन और उसके बाद में रूस ने महाद्वीपीय प्रणाली को मानने से इनकार कर दिया था। और ये भी एक बड़ा कारण था कि नेपोलियन अपनी इस योजना में असफल रहा था। तो अब अपनी इस योजना के विफल होने से, और चूँकि वो एक महत्वाकांक्षी शासक भी था, तो अब वो अपने जो ये मित्र राष्ट्र थे जिनका सहयोग वो अभी तक उससे मिल रहा था, उनके खिलाफ ही वो संघर्ष में उतर जाता है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले 1808-1809 में नेपोलियन का पुर्तगाल पर अभियान करता है। इस अभियान का जिक्र भी हम पीछे कर चुके हैं कि चूँकि पुर्तगाल पर तक पहुंचने के लिए उसे स्पेन की भूमि की आवश्यकता थी, इसलिए स्पेन के शासक चार्ल्स फोर्थ को वो ये लोभ देता है कि यदि वो फ्रांस की सेना को अपने देश में से गुजरने देगा तो वो पुर्तगाल को जीत कर आधा आधा बांट लेंगे। स्पेन उसके इस बहकावे में आ जाता है और पुर्तगाल पर आक्रमण करने के लिए अपनी ज़मीन को यूज़ करने देता है स्पेन। लेकिन पुर्तगाल को जीतने के बाद में नेपोलियन अपनी बात से हट जाता है और वो स्पेन के शासक चार्ल्स फोर्थ को हटाकर अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का शासक बना देता है। और इसका ज़बरदस्त विरोध स्पेन में होता है। तो कहते हैं कि जब फ्रांसीसी सेना वापस लौट रही थी तो स्पेन के नागरिकों ने जगह जगह उन पर हमले किए और इन हमलों में नेपोलियन के 23,000 सैनिक मारे गए। और खुद नेपोलियन भी इस बात को एक्सेप्ट करता है जब वो ये कहता है कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब उसने अगला टारगेट बनाया रूस को, और जून 1812 में रूस के विरुद्ध उसने अभियान किया। रूस अपने धान, जो कॉर्न है, उसके धान को यूरोपीय देशों में बेचा जाता था। रूस के धान को इंग्लैंड भी इनमें से एक था और महाद्वीपीय प्रणाली से यह प्रभावित हुआ। अतः रूस के किसानों ने इसका व्यापक विरोध किया। इसलिए रूस ने भी महाद्वीपीय प्रणाली को मानने से इनकार कर दिया था। जैसे पुर्तगाल इससे अलग हटा था, वैसे ही रूस भी अलग हटा था। अगस्त 1812 में फ्रांसीसी सेनाएं रूस की सीमा पर पहुंच गई, लेकिन यहाँ पे उसने पाया कि रूस की सेनाएं नहीं हैं। ज्यों-ज्यों फ्रांस की सेना आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे फ्रांस की सेना आगे बढ़ रही थी, रूस की सेनाएं पीछे हटती गई। और साथ ही जिन क्षेत्रों से ये वापस जा रहे थे रशियंस, उन क्षेत्रों को जलाते चले गए ताकि किसी भी प्रकार की कोई रसद वगैरह की आपूर्ति फ्रांस की सेना को नहीं हो सके। अगस्त से लेकर सितंबर 1812 में नेपोलियन मास्को पहुंचा और वहाँ उसने ये देखा कि इवन मास्को शहर तक में आग लगाई हुई थी और मास्को भी जल रहा था। नेपोलियन ने अब जार के सामने समझौते का प्रस्ताव भेजा, लेकिन जार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अक्टूबर 1812 में नेपोलियन ने वापस फ्रांस की ओर रुख किया, क्योंकि उसका सीधा टकराव रसिया से हो ही नहीं पाया। वो किसी ना रसिया पे अधिकार अगर माने तो उसका होता जा रहा है, लेकिन कोई क्षेत्र वगैरह उसको ऐसे नहीं मिले। तो लास्ट में 1812 में नेपोलियन ने वापस फ्रांस की ओर रुख कर लिया। इस समय तक बर्फबारी शुरू हो गई थी। रूस में ठंड भी ज़बरदस्त पड़ती है, तो बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। और वापस लौटती हुई जो फ्रांस की सेनाएं थी, नेपोलियन की जो सेनाएं थी, उनके ऊपर रूसी छापामारों ने हमले आरंभ कर दिए। और ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे रूस के अभियान में नेपोलियन के 5 लाख सैनिक मारे गए।
1810 में, इसका जिक्र हम पीछे भी कर चुके हैं, नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोसेफिन को तलाक दे दिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी लुइस के साथ में उसने विवाह कर लिया, क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी जो हो वो शाही परिवार से हो। अब नेपोलियन का अंतिम समय हम देखेंगे कि धीरे धीरे नज़दीक आएगा और जो यूरोपीय राष्ट्र हैं वो उसके खिलाफ संगठित होना आरंभ होंगे। तो ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस ने मिलकर एक यूनियन या एक संघ बनाया जिसको इंग्लैंड ने भी समर्थन दिया। 1813 में बैटल ऑफ लिप्जिग की लड़ाई हुई। 1813 में बैटल ऑफ लिप्जिग में नेपोलियन को पराजित किया गया। अब ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन को सुझाव दिया कि वह यूरोप के राज्यों को स्वतंत्र कर दे और यूरोप की पुरानी सीमाओं को पुनः स्थापित कर दे। नेपोलियन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1814 में बैटल ऑफ मार्ने नामक स्थान पर लड़ाई हुई और बैटल ऑफ मार्ने में नेपोलियन पुनः पराजित हुआ और इस युद्ध के पश्चात जो संधि हुई वो थी फॉन्टेनब्लू की संधि। इस फॉन्टेनब्लू की संधि में क्या निश्चित किया गया? नेपोलियन व उसके परिवार के सदस्यों का फ्रांस पर कोई अधिकार नहीं होगा और नेपोलियन को भूमध्य सागर में एक द्वीप है एल्बा द्वीप, उस पर भेज दिया गया। ये निश्चित किया गया कि नेपोलियन को प्रतिवर्ष 2 मिलियन फ्रैंक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे और नेपोलियन के परिवार के सदस्यों को 2.5 मिलियन फ्रैंक पेंशन में दी जाएगी। और नेपोलियन की जो वाइफ है, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी लुइस है, उसको पार्मा, डची ऑफ पार्मा का राज्य दे दिया गया। रियासत कह सकते हैं, डची यानी रियासत, पार्मा की रियासत उसको दे दी गई। और इस फॉन्टेनब्लू की संधि के तहत भूमध्य सागर में जो द्वीप है एल्बा, उस पर नेपोलियन को भेज दिया गया। और अब जो फ्रांस की क्रांति के समय जो लुई 16वें था, शासक जो लुई 16वें था, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, उसके भाई लुई 18वें के नाम से उसके भाई को फ्रांस का शासक बना दिया गया। और इस लुई 18वें के साथ में 1814 में एक संधि हुई जिसे पेरिस की प्रथम संधि कहा जाता है। और इस संधि के अंतर्गत क्या निश्चित किया गया कि फ्रांस की सीमा को 1794 तक की सीमा तक सीमित कर दिया गया। कि फ्रांस की 1794 में 1794 में जो फ्रांस की सीमा थी वहाँ तक फ्रांस की सीमा रहेगी। 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आरंभ हुआ जिसे कांग्रेस ऑफ वियना कहा जाता है। और जो कांग्रेस ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शुरू हुई थी 1815 में, यहाँ ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मैटरनिक, उसको इसका अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस ऑफ वियना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, यूरोप के नक्शे का पुनर्निर्माण करना और यूरोप का भविष्य तय करना। यूरोपियन हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण इस रोल रखता है कांग्रेस ऑफ वियना। तो इसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, यूरोप के नक्शे का पुनर्निर्माण करना और यूरोप का भविष्य तय करना। ये जो वियना कांग्रेस या कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में जो बुलाई गई थी, उसका एक सिद्धांत था, वैधता का सिद्धांत। और ये क्या था? सिंपल शब्दों में हम कहें तो फ्रांस की क्रांति से पूर्व जो जिसका था वो उसको वापस दे दिया जाए और फ्रांस में जो बूर्बो वंश को जो पुनः स्थापना की गई थी वो भी इसी सिद्धांत के आधार पर स्थापित की गई थी। अब एल्बा द्वीप भूमध्य सागर में जो नेपोलियन रह रहा है उसकी 2 प्रमुख शिकायतें थी। उसका ये मानना था कि मेरी लुइस द्वारा उसे जो पत्र, जो उसकी वाइफ मेरी लुइस उसको पत्र लिख रहे हैं, वो सेंसर किए जा रहे हैं, यानी कि वो पहले बीच में खोल के देखे जा रहे हैं या जो भी उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, और उसे समय पे पेंशन नहीं मिल पा रही। ये शिकायतें थी 2 नेपोलियन की। अब नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस के दक्षिण में एक जगह है कांस, तो वो कांस पहुंच जाता है फ्रांस के दक्षिण में। और यहाँ नेपोलियन का ज़बरदस्त तरीके से फ्रेंच जनता या जो वहाँ के नागरिक हैं वो उसका स्वागत करते हैं और यहाँ से नेपोलियन पेरिस की ओर बढ़ता है कांस से। जब लुई 18वें को इसका पता, जो इस समय फ्रांस की गद्दी पर है, लुई 18वें को इसका पता चलता है तो वो फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है। पेरिस पहुंचकर नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, यानी एक बार पुनः नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर काबिज हो जाता है और उसने घोषणा की कि मैं फ्रांस को मुक्त करवाने के लिए आया हूँ। अब जो नेपोलियन से संबंधित इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो लड़ा जाता है 18 जून 1815 को बैटल ऑफ वाटरलू का युद्ध होता है 18 जून 1815 को। वर्तमान में ये जो वाटरलू नामक जो जगह है वो बेल्जियम में पड़ती है। यूरोप का जो देश है बेल्जियम, उसमें ये वाटरलू नामक जगह है। और 18 जून 1815 को बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को अंतिम रूप से पराजित कर दिया जाता है
और इसके पश्चात नेपोलियन को दक्षिणी अटलांटिक में एक द्वीप है सेंट हेलेना द्वीप, वहाँ पर एक निर्वासित जीवन जीने के लिए उसको भेज दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। लुई 18वें जो नेपोलियन के आने के बाद में इंग्लैंड भाग गया था, उसको पुनः फ्रांस का सम्राट बनाया गया और उसके साथ में 1815 में पेरिस की द्वितीय संधि की जाती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि फ्रांस की जो सीमा है वो 1799 तक की सीमा तक सीमित कर दी गई। और इस प्रकार ये एक बड़ा अध्याय फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन का जो है वो समाप्त होता है। और यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि ये कहा जाता है कि 1904 में जब फ्रांस का सम्राट था लुई फिलिप, उसने नेपोलियन के शव को पेरिस में लाकर दफनाया, जो पहले वहीं सेंट हेलेना में जो था वहाँ से उसके अवशेषों को निकालकर 1904 में फ्रांस का शासक लुई फिलिप उसके शव को पेरिस में लाकर दफनाता है। अब ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय था फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए इसके कुछ वीडियो भी हमने ज़्यादा बनाए।